पाक मुनसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आज हम बात करेंगे यूपी में क्या चलेगा, मोदी भाईजान या फिर समाजवादी पार्टी का पीडीए कार्ड। दरअसल उत्तर प्रदेश के साबिक सीएम और समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने यूपी में पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यक समाज को एकजुट करने के लिए पीडीए कॉम्बिनेशन पर काम किया है और उस पर वो लगातार काम कर रहे हैं। और इसके लिए आज उन्होंने पीडीए यात्रा को भी हरी झंडी दिखा दी है। समाजवादी पार्टी की यह यात्रा यूपी में 17 जनवरी से 1 फरवरी तक अलग अलग जगहों पर जाएगी। और जैसे मैंने कहा कि जो पिछड़े हैं, दलित हैं और अल्पसंख्यक हैं, उनको जोड़ने की कोशिश है। पीडीए उसको नाम दिया गया है। समाजवादी पार्टी की यह यात्रा ऐसे वक्त में शुरू हुई है जब कांग्रेस लीडर राहुल गांधी मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले हैं और उनकी यात्रा उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों से होकर के गुजरेगी। उधर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जो है बीजेपी का, उसकी तरफ से भी उत्तर प्रदेश में शुक्रिया मोदी भाईजान नाम से एक मुहिम चलाई जा रही है। ये अलग अलग जिलों में जो है चलाई गई है और इस मुहिम में मुस्लिम खवातीन ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इसके अलावा बीजेपी मुल्क भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा भी चला रही है। जाहिर है ये सभी यात्राएं, ये सभी जद्दोजहद, जितनी कोशिशें हैं, ये सभी 2024 के लोकसभा जो चुनाव होंगे उनमें अपनी नैया को पार लगाने के लिए जो है वो एक तरीके से जद्दोजहद है और वो कोशिश है। और ऐसे में तमाम जो है बातें हो रही हैं, तमाम सवाल उठ रहे हैं और सवाल ये भी है कि क्या मुल्क की आवाम पर इन यात्राओं का कुछ असर पड़ेगा, क्या कुछ असर पड़ने वाला है और खास तौर से उत्तर प्रदेश में इस बार क्या चलेगा। यूपी में क्या भाईजान जो है, जो मोदी भाईजान का नारा दिया जा रहा है, शुक्रिया मोदी भाईजान, वो काम करेगा या फिर समाजवादी पार्टी का पीडीए कॉम्बिनेशन या समाजवादी पार्टी का पीडीए कार्ड, क्या कुछ चलेगा, क्या काम करेगा। बहरहाल इसी पर बात करेंगे और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ होंगे अमील शम्सी, इनके अलावा कांग्रेस से गौरव जैन, साथ ही हमारे साथ होंगे सियासी तज्जिया निगार डॉक्टर फिरोज अहमद बख्श साहब और सीनियर सहाफी नवेश शिको भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूं और अलग अलग जो है वो हम बातें करेंगे, अलग अलग लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ, जितनी भी ये, चूंकि मैंने कहा कि ये जद्दोजहद है, 2024 के जो आम इंतखाबात हैं उसमें किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा नंबर लाए जाए, ज्यादा से ज्यादा सीट्स लाई जाए ताकि मजबूती के साथ हुकूमत बनाई जाए। तमाम पार्टियां यही कोशिश कर रही हैं। गौरव जैन साहब, आपके पास मैं आऊंगा। क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश की खासतौर से हम बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी का वहां पर अल्पसंख्यक मोर्चा है, माइनॉरिटी मोर्चा है उनका, वो शुक्रिया मोदी भाईजान चला रहा है और समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दिया है एक नई जो है उन्होंने मुहिम शुरू की है और उसको नाम दिया गया है पीडीए यात्रा जो है, आज उसको हरी झंडी भी दिखा दी है। क्या लग रहा है आपको, कौन सा कार्ड उत्तर प्रदेश में जो है वो काम करने वाला है? जी देखिए, तमाम समाज के वर्ग जो हैं वो समझ रहे हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो समाज में बिखराव करके, लोगों को तोड़ के अपनी सत्ता बनाते हैं। चाहे हम वो मणिपुर का एग्जाम्पल लें, चाहे हम वो हरियाणा का एग्जाम्पल लें जहां पर दंगे हुए, चाहे वो हम यूपी का एग्जाम्पल लें या फिर कर्नाटका में हाल ही के चुनाव में जिस तरीके से इन मुद्दों को उठाया गया, जिनका वास्तविक में किसी समाज के या किसी राज्य के डेवलपमेंट में कोई उसका मतलब नहीं रह जाता, तो आप उससे आप बीजेपी की ये मंशा साफ हो जाती है कि उनको मुद्दा जो है वो बीजेपी के डेवलपमेंट से नहीं है, उनको सिर्फ आपकी आवाज जो वो एको हो रही है, सॉरी जी आपकी आवाज यहाँ क्लियर आ रही है, थोड़ा सा आपको तकलीफ हो रही होगी तो उसके लिए माफी, अगर आपकी आवाज यहाँ क्लियर आ रही है। जी हाँ, तो उसमें बात यही है कि जो बीजेपी की मंशा है वो यही है कि किसी तरीके से समाज को तोड़ा जाए और बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा जो भी यात्रा निकाली है, देखिए जो चीजें हैं वो सबके सामने है। अभी कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के मैटर में जजमेंट दिया। आप देख सकते हैं बीजेपी जो है वो वही पार्टी है जो गुजरात राज्य में ऐसे लोगों को पहले ही सजा से मुक्त करा देती है, उनको जेल से बाहर निकाल देती है जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। लोग जो याचिका करते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, बार बार न्याय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है सिर्फ इस चीज के लिए कि जिस व्यक्ति ने, जिन लोगों ने बलात्कार करा हो, हत्या करी हो, उनको बाहर ना निकाला जाए। और बीजेपी के जो लोग होते हैं वो उन्हीं लोगों के गले में माला डाल के उनका स्वागत करते हैं, उनका सत्कार करते हैं और अभी भी वो लोग जो हैं फरार हैं। तो शुक्रिया मोदी भाईजान का अर्थ क्या हुआ? एक तरफ आप जो वजीफे हैं उनको खत्म कर रहे हैं, मदरसाओं का यूपी में क्या हाल हुआ आप वो देख सकते हैं, किस तरीके से माइनॉरिटीज की, अभी सीएसआर की रिपोर्ट थी कि माइनॉरिटीज का जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो निरंतर गिरता जा रहा है। तो वो चाहे शुक्रिया भाईजान यात्रा कर लें या फिर कोई भी यात्रा कर लें, मैं खुद भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता हूँ, जैन समाज से आता हूँ, और हम खुद देख रहे हैं कि कैसे हमारे लोगों को, सब लोगों को
जो स्कॉलरशिप मिलती थी, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप मिलती थी, वो खत्म होती जा रही है। तो आप किस तरीके से उसको तोड़ मरोड़ के आप कुछ भी यात्रा निकाल लें, मेरे हिसाब से बीजेपी का यूपी में कोई इस यात्रा का असर बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई असर इसका होने वाला नहीं है। और आप ही के हम नाम है गौरव चारचा साहब, समाजवादी पार्टी से आज ही शुरुआत की है। जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने कहा है कि मतलब एक तरीके से हरी झंडी दिखा दी और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई हमारी कोशिश है जो पिछड़ा वर्ग है वो उसको जो है उसके हक नहीं मिले, दलित वर्ग को जो है उसके हक नहीं मिल पाए, अल्पसंख्यक वर्ग भी जो है वो भी परेशान है, सबको जोड़ करके वो एक कॉम्बिनेशन बनाने की बात कर रहे हैं। जाहिर तौर पर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो तमाम लोगों को जोड़ करके चलती है, मगर खास कॉम्बिनेशन ये बनाया गया है, पीडीए उसको नाम दिया गया है। आज ही शुरुआत हुई है पीडीए यात्रा की। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं, एक तरफ मोदी भाईजान चल रहा है, शुक्रिया मोदी भाईजान, एक तरफ जो है वो उत्तर प्रदेश की अगर खास तौर से मैं बात करूं वहां पर पीडीए यात्रा निकाली जा रही है। तो मतलब ये मोदी भाईजान वर्सेस पीडीए यात्रा हो गई है उत्तर प्रदेश में। देखिए, पहले तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ये पीडीए का जो पौधा उगाया था, जो आज बड़ा हो रहा है, बड़ा होते देख के अन्य सियासी दलों को भी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम भाइयों की याद आती, जो पहले नहीं सोचा करते थे इनके बारे में, वो भी अब सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि 2024 में चुनाव आ गया है, ये पीडीए उनको पता लग गया है उनकी नैया डुबो देगा और पीडीए से वो हारेंगे, इसलिए उनको भी अब पीडीए के बारे में सोचना पड़ रहा है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद दूंगा। पिछले दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई सब समाजवादी पार्टी के साथ थे पहले भी, अब घर घर जाके हम गांव-गांव जाके गली गली जाके उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं, उनको बताने का कार्य कर रहे हैं कैसे भारतीय जनता पार्टी जब से आई है कैसे इन लोगों का शोषण हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उनको बताने का हम कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस कार्य में हम सफल होंगे और देख लीजिएगा 2024 के चुनाव में बीजेपी का जड़ से सफाया होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का इस बार उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हारने वाली हैं। इस बार 2024 में विपक्ष का प्रधानमंत्री होगा जिसमें अहम भूमिका समाजवादी पार्टी की हुई। हाँ, लेकिन बात तो ठीक है, आपने दावे तो आपने बहुत बड़े कर दिए कि 80 की 80 सीटें जीतेंगी। जब आपका कॉम्बिनेशन था या एक तरीके से गठबंधन था बीएसपी के साथ, तब आप जो है वो दोनों मिला करके कुल 15 सीटें जीते थे, 5 आप और 10 जो है बीएसपी। और बीएसपी लगातार ये करी है कि जो समाजवादी पार्टी है, अभी खुद बहन जी ने कुछ दिन पहले, मतलब मायावती ने कुछ दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस रिलीज भी जारी की थी बाकायदा, पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने जो है नोट बना करके कहा था। और वो साफ तौर पर यह करी थी कि जो समाजवादी पार्टी है उससे दूरी की सबसे बड़ी वजह यही है कि उनकी जो मानसिकता है, जो माइंडसेट है, वो एंटी दलित है, एंटी दलित माइंडसेट के साथ वो काम करते हैं, पिछड़ों के खिलाफ वो हैं। ठीक है साहब, तो फिर ऐसे में किस तरीके से जो है वो आप ये दावा कर रहे हैं कि 80 की 80 सीटें जीत जाएंगे, जबकि मायावती कह चुकी है कि वो साथ नहीं है, इस बार अलग लड़ेंगी। बिल्कुल देखिए, 0 पे मायावती जी की पार्टी थी, उसको 10 पे ले आए हम। हाँ। जब से हमारा हाथ में हाथ मिले तो 2019 में 0 से 10 पे बसपा आ गई। हाँ। तो किसने गठबंधन निभाया और किसने गठबंधन नहीं निभाया, ये साफ रिजल्ट में सामने होता है। हाँ। बाकी ज्यादा मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, मुझे लगता है उन पर कोई दबाव है, किसी अन्य पार्टी का दबाव है जिसके प्रेशर में आके वो इस तरह की टिप्पणियां कर रही है। ठीक है, लेकिन दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम भाइयों को सबको पता है समाजवादी पार्टी की विचारधारा क्या है, समाजवादी पार्टी का विजन क्या है। आज उत्तर प्रदेश में कहीं भी चले जाइए समाजवादियों का काम नजर आता है। सबकी रुचि है माननीय अखिलेश यादव जी में, सब चाह रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी आए आगे बढ़ के, जिससे देश खुशहाली और तरक्की के रास्ते में। ठीक है, फिरोज बख्त अहमद साहब, हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो है वो कोई रैली निकाल रहा है, मतलब अलग अलग तरीके से कोई मुहिम चला रहा है। और राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो नया यात्रा जो है उनका जो पार्ट 2 है भारत जोड़ो का, उसको नया यात्रा बना करके वो उन्होंने शुरुआत की है। आज आसाम वो पहुंचे हैं और शुरुआत की थी मणिपुर से। तो ऐसे वक्त में ये यात्राओं का दौर जो है वो शुरू हो गया है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि टारगेट जो है वो है 2024 के जो आम इंतखाबात होने वाले कि कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाएं। और दिल्ली का रास्ता हमेशा यही कहा जाता है कि वो यूपी से होकर के गुजरता है। 80 सीटें हैं, जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा जो है स्टेक है उत्तर प्रदेश का, उसको किनारे नहीं किया जा सकता। वहां पर बीजेपी अपनी तरीके से अलग तरीके से जद्दोजहद कर रही है। और हालांकि ऐसा भी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है बहुत कंफर्ट मतलब पोजीशन में, वहां कोई ऐसी ज्यादा मुश्किल नहीं है। मगर मुस्लिम समाज को लेकर के जो नई शुरुआत की गई है, शुक्रिया मोदी भाईजान का। मुस्लिम खवातीन आपने देखी होंगी और बड़े बड़े लीडर्स वहां पर पहुंचे, जब प्रोग्राम हुए अलग अलग जगहों पर। जो पार्टी प्रेसिडेंट है वो भी वहां पर गए, शाहनवाज हुसैन भी वहां गए, और जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं वो भी माइनॉरिटी मोर्चा के, वो भी वहां पर लगातार उसको निकाल रहे हैं।
क्या इसका इंपैक्ट आप देख रहे हैं खासतौर से मुस्लिम तबके पर? मोदी भाईजान जो है, ये शुक्रिया मोदी भाईजान, और टारगेट है कैसे मुस्लिम खवातीन को जो है वो, चूंकि ट्रिपल तलाक का मसला जो है वो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, उस पर बैन लगाया गया था, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम खवातीन जहन में है कि इनके वोट भी अब हासिल किए जाएं। जी रब्बानी साहब, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने मुझे याद किया। और ये जो प्रोग्राम चल रहा है ना, शुक्रिया मोदी भाईजान, यूपी में चल रहा है या जहां भी चल रहा है, और इसको आप चाहे इलेक्शन से जोड़ के देखिए, चाहे जैसे देखिए, प्रोग्राम सब चलाते हैं। या राहुल गांधी भी प्रोग्राम चला रहे हैं। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ जो भी प्रोग्राम चलाना चाहे चलाता है, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, या वो बंगाल के अंदर बहन जी हो, या हमारी एक और बहन जी हैं यूपी वाली बीएसपी की, बंगाल वाली दीदी पूरा हक है। हाँ जी, मैं बात पूरी कर लूं रब्बानी साहब, जी आपसे बड़ी मुद्देबाना दरख्वास्त है। तो ये जो सब चल रहा है इसमें कोई बुराई नहीं है। और रही बात मोदी भाईजान की, तो वाकई में मुसलमान मोदी साहब को अपना भाईजान समझते हैं। इसलिए नहीं कि एमआरएम कह रही है, एमआरएम एक हिस्सा है संगठन का, कोई बात नहीं, एक मेहनत कर रहे हैं वो लोग भी। लेकिन मैं समझता हूं, देखिए एक बहुत मोटी बात मैं कहने वाला हूं, आपका जो चैनल है मुनसिफ चैनल, मोस्टली साउथ इंडिया में, खासतौर से हैदराबाद में, और इसके अलावा आपका जो भी साउथ इंडिया के बड़े सिटीज हैं, चाहे चेन्नई हो, चाहे वो बेंगलुरु हो, इसमें काफी हद तक कौम इसको सुनती है। मैं हमेशा से कौम से कहता चला आया हूं कि देखिए कोई भी अच्छा कैंडिडेट है आप उसको वोट दें, चाहे वो कांग्रेस का हो, सपा का हो, बीजेपी का हो, बसपा का हो, तृणमूल का हो, अच्छा कैंडिडेट हो उसको आप वोट दीजिए। राजनीति के अंदर, सियासत के अंदर कोई अछूत नहीं होता। नो बडी इज अनटचेबल। आप आजमाइए जो आपके काम में आए। और ये कहना, देखिए एक बहुत बड़ा नुकसान जो पहुंच रहा है इनको, द सो कॉल्ड ये जो सेकुलर पार्टीज हैं, या जो अपने को मुस्लिम वोटों के ठेकेदार कहते हैं, वो कहते हैं अरे भाई ऐसा है, अगर बीजेपी को हराना है तो सब मिलकर के एक ऐसे कैंडिडेट को वोट दे दो, वोटों को बांटो मत कांग्रेस सपा बसपा में, बल्कि एक को किसी को दे दो ताकि बीजेपी का कैंडिडेट हार जाए। इससे ओवर द लास्ट 45-50 ईयर्स सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ है। यानी जो चीज आप कह रहे हैं बीजेपी पावर में नहीं आए, आपकी इन बातों से, इन हरकतों से बीजेपी पावर में आगे भी रहेगी। और आखिर में बस मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए अगर मोदी जी को भाईजान कहा है, इसमें क्या बुराई है? वो वाकई में सबके भाईजान है, खासतौर से उन मुस्लिम खवातीन के कि जिनको तलाक दे दी गई है, एक ही सेकंड में 3 बार तलाक कह के और घर से बाहर निकाल दिया, उसके बच्चे हैं, क्या है, उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। तो यही वजह है कि मोदी जी को भाईजान कहा जा रहा है। और मोदी जी ने इतने काम किए ओवर द ईयर्स, यानी इस शख्स ने 10 साल में कोई दिन ऐसा नहीं गया मोदी जी का कि इस आदमी ने कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई अच्छी स्कीम ना चलाई हो। ठीक है ना, आप कहेंगे तो मैं उनको गिना भी दूंगा, लेकिन कहने का मकसद ये, मोदी वो शख्स है जिसने मुसलमानों से ये कहा है कि मुसलमान हमारी संतान की माफिक हैं और हम इनके साथ बराबरी का सलूक करेंगे। दूसरी बड़ी अहम बात जो मुस्लिम तालीम के ताल्लुक से मोदी जी ने कही है, वो ये कही है कि मैं हर मुस्लिम के एक हाथ में कंप्यूटर और एक में कुरान देखना चाहता हूं। तो मेरे ख्याल से मोदी जी को चांस देना चाहिए मुसलमान। मैं सुनिए एक आखिर में सिर्फ 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड रब्बानी साहब, हम्बल रिक्वेस्ट। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैं कोई ब्रीफ लेके नहीं चल रहा हूं बीजेपी का या संगठन का या आरएसएस का। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मुनासिब समझें तो एक बार इनको आजमा के देखें। इन लोगों को जो भगवा रेजिमेंट कहते हैं, एक बार इनको वोट दे के देखें। 5 साल लंबा अरसा नहीं होता है। 70 साल आपने एक हकीम को जो है उससे इलाज कराया, 5 साल एक किसी दूसरे हकीम डॉक्टर वेद से इलाज करा के देख लें, सही नहीं हो तो उठा के फेंक दें। भाई 55 साल हुकूमत थी ना कांग्रेस के, अलग अलग 55-60 साल समझ लीजिए, वो रफ नहीं आता है। 55 है तो 55। मैं वकालत नहीं कर रहा हूं बीजेपी की, मैं कह रहा हूं एक कोई अछूत नहीं होता, नोबडी इज अनटचेबल इन पॉलिटिक्स। ये बात एक जमहूरी मुल्क में ये बात सही भी है कि ना तो कोई कौम ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के लिए अछूत हो ही नहीं सकती, वो वैसा होता नहीं है। मगर अभी जो है, जैसे गौरव चाचा साहब कह रहे थे समाजवादी पार्टी के कि बहुत सारी स्कीमें हैं, और कांग्रेस ने भी ये मुद्दा उठाया है, गौरव जी ने भी, कि गौरव जैन भी कह रहे थे कि भाई जो CSR की रिपोर्ट है उसमें अक़लियती तबके के हालात देख लीजिए, और SPQEM जो है वो भी बंद कर दी गई है। बहुत सारी जो है, जो मतलब ये मिलती थी स्कॉलरशिप वगैरह, उनको बंद किया गया है। जो अल्पसंख्यक जो मिनिस्ट्री है सेंटर की, उसके तहत जो चल रही थी, तो जाहिर तौर पर फिर सवाल उठते हैं और सवाल जो है वो मेरा ख्याल के उठते ही रहेंगे, उसमें कहीं कोई वो है नहीं। नवेश शिकोर साहब, मैं आपके पास आऊँगा, सीनियर सहाफ़ी हैं आप, किस तरीके से देख रहे हैं इस तमाम मतलब जो है मसले को, तमाम माहौल को?
पूरा मामला जो है इस वक्त ये सियासी है, क्योंकि जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई कदम उठाती है तो उसका गुना भाग वो कर लेती है पहले ही, कि उसका क्या नफा होगा क्या नुकसान होगा, चाहे वो समाजवादी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, बीएसपी हो या भाजपा हो। तो अगर मतलब मोदी भाईजान जो है वो चल रहा है, एक मुहिम चला रखी है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और जो अल्पसंख्यक मोर्चा है बीजेपी का उसकी तरफ से, तो जाहिर तौर पर उसका भी मकसद है कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम औरतें हैं और उनको याद दिला रहे हैं कि भाई जो ट्रिपल तलाक का एक बड़ा मसला था, जो एक तलवार लटकी रहती थी, ठीक है साहब, वो उससे छुटकारा दिलाया है इस हुकूमत ने। बहुत सारी स्कीमों का फायदा पहुंचा है, मतलब जो है डायरेक्ट राशन पहुंच रहा है, बहुत सारी गरीब मतलब जो है महिलाएं हैं, बहुत सारे गरीब खानदान हैं, गरीब घर हैं, और जब वो राशन पहुंचता है तो वो मेरा ख्याल के हुकूमत ये नहीं देखती कि ये हिंदू का घर है कि मुसलमान का घर है, वो सब तक पहुंचता है। तो मेरा ख्याल के वो याद दिलाने की कोशिश है बीजेपी की तरफ से, माइनॉरिटी मोर्चा की तरफ से। तो कैसे आप इसको देख रहे हैं, क्या इसका जो है वो असर दिखता है आपको? थोड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये कि कितना असर दिखेगा, क्या होगा, मगर फिर भी एक सहाफी होने के नाते क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए रब्बानी साहब, एक कहावत है जी, और ये मीडिया के लिए ये बार बार कही जाती है कि कुत्ता आदमी को काट ले तो खबर नहीं बनती है, लेकिन आदमी कुत्ते को काट ले तो खबर बन जाती। बिल्कुल। मोदी भाईजान वाली जो खबर है ये सिर्फ सुर्खियों के लिए है और इसमें कोई दम नहीं है कि मुसलमान बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है। सच्चाई ये है, कड़वी सच्चाई ये है कि मुस्लिम जमात को, मुस्लिम मुआशरे को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा अभी फिलहाल तो नहीं है। ये सच्चाई है और ये मैंने बहुत करीब से आम नागरिक होने के नाते देखी है। कुछ चंद लोग जो जाती मफाद से शायद भाजपा के साथ जुड़ते हैं, कुछ ओहदे ऐसे होते हैं जो मुसलमानों को ही दिए जाते हैं और दिए ही नहीं जा सकते गैर मुस्लिम को जी। तो बड़ी आसानी होती है भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोगों को सियासत से जुड़ने की या किसी ओहदे को पाने की हसरत को पूरा करने के लिए बीजेपी से वो अटैच होते हैं और उनको पता है कि कांग्रेस की, सपा की, तृणमूल की, बसपा की कोई भी सरकार होगी तो वहां बहुत बड़ी भीड़ होगी, यहां सन्नाटा है, यहां हमें कुर्सी, हमें ओहदा मिल जाएगा। वो जुड़ते हैं, माइनॉरिटी सेल से जुड़ते हैं, तमाम चीजों से जुड़ते हैं और सचमुच उनको मौका मिल जाता है। वो इस तरह का शगल पैदा करते हैं, वो इस तरह की तारीफें करते हैं, इस तरह के प्रोग्राम करते हैं। मोदी भाईजान बहुत अच्छी, एक जर्नलिस्ट होने के नजरिए से बहुत अच्छी हेडलाइन है, बहुत अच्छी खबर बन सकती है, चटपटी खबर है, लेकिन ये जो लोग करते हैं ना, ये इसी नजरिए से ही करते हैं। मुझे पता है, मैंने करीब से देखा है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी की कैंपेनिंग मुस्लिम लोग करते हैं, उनके घर के लोग भी बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। ये मैंने बहुत करीब से देखा है। ये झूठ है जो एजेंसियां बताती हैं कि तमाम इलेक्शन में, तमाम जो पिछले इलेक्शन हुए उसमें 5%, 7% और 8% तक मुसलमानों ने वोट दिया। मुझे नहीं लगता है, ये सब आंकड़ों की बाजीगरी है। मुसलमानों का भरोसा भाजपा के साथ नहीं जुड़ा है, ये मुझे लगता है। और भाजपा भी पूरी शिद्दत से ये नहीं चाहती है कि मुसलमान उसके साथ जुड़े। पार्टी के दो दांत तो होते हैं, उसके नजरिए से कुछ बड़े नेताओं के बयान आ जाते हैं, कुछ नारे आ जाते हैं, सबका साथ, सबका विकास, मुसलमान भी हमारे साथ हैं, हिंदू भी हमारे साथ हैं, एक हाथ में कुरान शरीफ है, दूसरे में कंप्यूटर है, कुछ हाथी के दांतों की तरह आते हैं। बाकी मोटो जो है, जो एजेंडा है, जो स्ट्रक्चर है भाजपा का, वो स्ट्रक्चर ही है, डिस्टेंस से ही बना है। वो डिस्टेंस, वो उनके लोग बार बार इस तरह के बयान देकर अपनी पार्टी के जनाधार को मजबूत करते हैं। तमाम वोटर्स ये कहते हैं कि हाँ, भाजपा में हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हुई। गैर मुस्लिम की बात मैं कह रहा हूं, गैर मुस्लिम तमाम आम लोगों की राय सामने कई बार आई है, मैंने खुद महसूस की है, मैंने खुद सुना है कि भारतीय जनता पार्टी में बुनियादी जरूरतों की कमियां हैं, लेकिन एक कौम को राइट टाइम कर दिया है। अच्छा, एक कौम को राइट टाइम कर दिया है, हम इस बात से खुश हैं। इतना ही बहुत है हमारे लिए। गंदा माहौल, एक परसेप्शन जो फैलाया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। मुझे लगता है जब तक ये दरार है, जब तक भाजपा का जनाधार है। हाँ, दूसरे नजरिए से भी मैं देखता हूं, भारतीय जनता पार्टी में जितना बड़ा हवा है मुसलमानों के लिए उतना नुकसानदेह नहीं है। तमाम गैर भाजपाई सरकारों में ऐसा नहीं कि मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा था, या वहां पे नुकसान ना हुआ उनको।
ठीक है। समाजवादी पार्टी में मैंने देखे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस, अनुशासनहीनता, बेलगाम होकर क्राइम करना, गुंडागर्दी करना, ये सब चीजें सिर्फ मुलायम सिंह की सरकार है, मायावती की सरकार है, कांग्रेस कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई पुलिस एक्शन नहीं होगा, इसलिए जो करना है कीजिए, आप ये कह रहे हैं ऐसा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। इस हुकूमत में अनुशासित मुसलमान हो गया है, पढ़ाई की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि उसको कुछ चीजें डर जो है, कुछ डर ऐसे होते हैं जो हमें सुधार देते हैं, जैसे मास्टर के डर। तो ये डर अच्छा है, आप ये कह रहे हैं कि ये डर जो है ये अच्छा है, ठीक है जी। मैं यहां रोकूंगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और बड़ा अहम जो है नवेद साहब ने एक मसला उठाया। वो ये कह रहे हैं कि कितने भी दावे कर लीजिए, किसी भी एजेंसी की रिपोर्ट ले आइए, 7%, 8%, 10% वोट दिया गया है, नहीं मिलता। हालांकि मैं जब ब्रेक से लौटूंगा तो ये बात भी बताऊंगा कि मिलता तो है और कैसे मिलता है, किन वजूहात पर मिलता है, क्योंकि फील्ड में हम भी कई बार जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, पता चलता है चीज़ों का, तो मिलता है। मगर एक बड़ी अहम बात उन्होंने कही कि बीजेपी पर अभी तक भी वो भरोसा मुस्लिम तबके को वो नहीं बन पाया। तो क्या शुक्रिया मोदी भाईजान के जरिए वो भरोसा कायम करने की कोशिश की जा रही है? क्या कुछ इससे होगा? इस पर भी बात करेंगे और तमाम जो यात्राएं चल रही हैं उसकी और गहराई से जो है हम उस पर चर्चा करेंगे। और वही सवाल होगा कि क्या उसका असर होने वाला है, और खास तौर से जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है क्या वो बदलेगी उत्तर प्रदेश की और मुल्क में अलग अलग जगहों पर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। इमरान खान एक ज़िद्दी किस्म के पॉलिटिशियन हैं, लेकिन वो ज़िद मिलिट्री की तरफ से भी नज़र आती है। आप एक तारीख उठा के देख लीजिए, मिलिट्री ने किसी को भी 5 साल पूरे नहीं करने दिए। पाकिस्तान के अंदर सबसे जो पावरफुल इदारा है वो मिलिट्री का है, और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो चाहता है वही इक़्तिदार में आता है, और जिसको चाहता है वो इक़्तिदार से उठा के दूर फेंक देता है। डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझा जाए कि पाकिस्तान में क्या मुकम्मल जमहूरियत नहीं है? जहाँ तक अमेरिका की बात है, अमेरिका जो है उसका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान आर्मी में बहुत है। ज्यादातर वेपन जो पुराने हैं उनके, जो बहुत से पुराने मिलिट्री जनरल जो हैं उनके बहुत अच्छे रिलेशन है अमेरिका से। तो पाकिस्तान में ये जो लापता होने की सियासत है ये रेगुलर जारी है। तो जो भी हुकूमत का मुखालिफ होता है, जो भी मिलिट्री का मुखालिफ होता है, उसको लापता कर दिया जाता है। देखिए बियॉन्ड बॉर्डर्स हर इतवार रात 9 बजे सिर्फ मुनसिफ टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं बेबाक मुनसिफ। बात हो रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश में खास तौर से क्या कुछ चलने वाला है, और खास तौर से उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे हैं। वैसे बहुत सारी यात्राएं इस वक्त मुल्क में चल रही हैं। अभी हाल ही में 14 तारीख से जो है वो राहुल गांधी ने जो है भारत जोड़ो नया यात्रा की शुरुआत की थी मणिपुर से, जो आज आसाम में पहुंच गई है। और आज से ही उत्तर प्रदेश में एक नई शुरुआत की है। समाजवादी पार्टी ने यात्रा निकाली है। शुरुआत तो बहुत पहले कर दी थी, पीडीए बनाया उन्होंने एक पीडीए कॉन्सेप्ट बनाया, उस पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन आज पीडीए की यात्रा उन्होंने बाकायदा निकाली है। तो बहुत सारी बातें हो रही हैं। मोदी भाईजान, शुक्रिया मोदी भाईजान का नारा उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है, और ये बीजेपी का जो माइनॉरिटी मोर्चा है वो उसको लेकर के काम कर रहे हैं। मुस्लिम ख्वातीन बड़ी तादाद में उसमें पहुंच रही हैं, मगर क्या उसका असर होने वाला है? और ये भी सवाल है कि क्या मुस्लिम वोटर्स जो है क्या उनको तकसीम करने की भी कोशिश है, क्योंकि बीजेपी एक तरफ तो शुक्रिया मोदी भाईजान चला रही है, दूसरी तरफ जो पसमानदा तबका है मुस्लिम तबका, उसके लिए भी एक फॉर्मूले पर काम कर रही है बीजेपी। आज से नहीं, एक लंबे वक्त से कैसे जो पसमानदा तबका है उत्तर प्रदेश का, खास तौर से उत्तर प्रदेश और आपका बिहार और इस तरह के जो स्टेट हैं वहां पर जो बहुत पिछड़ा हुआ तबका है मुस्लिम, उसको कैसे जोड़ा जाए, उसके लिए अलग अलग लोग जो हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हुई थी। नवेद शिको साहब सवाल उठा रहे थे कि ऐसा है नहीं, जैसा दिखता है ये नाराज हो सकता है, बहुत अच्छा लगता हो, सुर्खियां बनाता हूं, मगर वोटर्स पर बहुत ज्यादा, मुस्लिम वोटर्स पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भरोसा अभी तक बीजेपी पर वो मुकम्मल तौर पर नहीं बन पाया। और बहुत सारी उसकी वजूहात हैं, अलग अलग वक्त में बयान भी आते हैं, और बयान भी बहुत जो है वो, चूंकि जो जख्म होता है ना जबान का, वो मुझे लगता है वो अक्सर कहा भी जाता है कि उसका वो जख्म नहीं भरता। तो जाहिर तौर पर वो बयानों का भी असर होता है। कुछ ऐसे काम हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लगता है कि मुस्लिम तबके को कि बीजेपी उनके खिलाफ है, उनके मजहब के खिलाफ है। जाहिर तौर पर बहुत सारी बातें हैं करने को। फिरोज बख्श साहब, आपके पास मैं आऊँगा। ये जो एक बात कही थी शिको साहब ने, वो कह रहे हैं कि भाई ये भरोसा नहीं बन पाया, और एक तो ये भरोसा नहीं बन पाया, मगर एक बात यहाँ पर ये भी जो है वो साफ करनी चाहिए, कर देनी चाहिए कि वोट तो मिलते हैं। कई बार हो सकता है कि पार्टी के नाम पर वोट ना मिलते हों बीजेपी को, मगर कैंडिडेट के नाम पर मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको, जो दावा भी करते हैं और जिनको वोट भी मिलते हैं मुस्लिम तबके के। तो ये कहना कि बिल्कुल नहीं मिलते, तो मुझे लगता है कि ये मुनासिब नहीं होगा।
मेरा सवाल यह है फिरोज बख्त अहमद साहब आपसे कि मुस्लिम तबके को उत्तर प्रदेश में पहले भी कोशिश हुई है, जो पसमानदा तबका है उसके लिए जो है बीजेपी काम कर रही है और एक अलग तरीके से सेल भी बना दिया गया है, कई मुस्लिम लोगों को उसमें रखा गया है, मेंबर बना करके काम किया जा रहा है। क्या ये एक तरीके से विभाजन की सियासत है? चूंकि देखिए, अगर सियासत में अगर ये तमाम दिमाग नहीं लगाए जाएंगे तो मतलब फिर जाहिर तौर पर वो नंबर्स का खेल होता है, पूरा नंबर गेम है साहब। क्या लगता है कि मुस्लिम खवातीन को भी एक तरीके से अपनी तरफ लाने की कोशिश है और जो पसमानदा तबका है उसको भी कहीं ना कहीं जो है रुजू करने की कोशिश में है बीजेपी? हाँ, देखिए रब्बानी साहब, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है जी। और यूपी की जो खवातीन है ना, जो नारा उन्होंने निकाला है, हाँ। जो मोदी जी ने ये जो ट्रिपल तलाक का जो उनके साथ मसला था उसको खत्म किया है, उनके घरों को जलने से बचाया है, उनका नारा है न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। बहुत डाउन टू अर्थ नारा है। और आपकी ये बात भी ठीक है कि जैसे हमारे फाजिल दोस्त कह रहे थे, फरमा रहे थे कि बीजेपी को कोई मुसलमान वोट नहीं देता, ऐसा नहीं है। 8 से 15% तक वोट देते हैं और कुछ इलेक्शनों में तो उससे भी ज्यादा वोट मिले हैं। देखिए, और उनकी ये बात, हाँ, एक नौजवान एक बात कह रहे थे, उनकी मैं तायद करता हूँ। उन्होंने ये कहा कि मौलाना आजाद फाउंडेशन से कोई जो है स्कॉलरशिप दी जाती थी उनके नाम में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बंद कर दी है। वो उनकी बात ठीक है। हाँ, और उसके लिए मैंने स्मृति ईरानी साहिबा को भी बंद कर दिया गया खत भी है। लिखा है और पीएम को भी खत लिखा है कि इस ये जो मिलती थी, शायद 35,000 रुपए की मिलती थी, इसको दोबारा जारी किया जाए। इससे बहुत गरीब जो खानदान के बच्चे हैं उनको भी सपोर्ट मिलता है, बल्कि उनके खानदान को भी सपोर्ट मिलता है। तो देखिए, मैं हर चीज को काली ऐनक से नहीं देखता हूँ, ठीक है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, देखिए क्या है, ये जो आप कहा जा रहा है कि मुसलमान वोट नहीं देते, वोट दें या ना दें, ठीक है, एक मैं जरूर कहना चाहूंगा, आजमाएं जरूर एक बार। जब एक पार्टी को आपने इस तरह से आजमाया है, कांग्रेस को 55-60 साल के, जैसे कुरान के अंदर लिखा है कि ए मुसलमानों कांग्रेस को वोट दो, दिया, लेकिन हाथ में क्या, भीख का प्याला, ठीक है। उर्दू स्कूलों का नामो निशान मिट गया। उर्दू माध्यम स्कूल जो है बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। मैंने उर्दू पढ़ी है अपने बचपन में, मेरे बच्चे उर्दू जो है वो जामिया का डिस्टेंस कोर्स है, वहां से उर्दू पढ़ रहे हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है, देखिए, हिंदुस्तान की जो तहजीब है मिली जुली तहजीब है, और भाजपा कोई ना तो हिंदुओं की पार्टी है ना आरएसएस की पार्टी है, ये हर एक की पार्टी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब की पार्टी है। और एक मुझे नारों की बात चल रही थी, 2 लाइनें बड़ी अच्छी मुझे याद आती हैं, सभी को अच्छी लगेंगी, हमारे दोस्त नवेद साहब को भी, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं उनको पढ़ता चला आ रहा हूँ, सीखता चला आ रहा हूँ उनसे, और बच्चों को भी, कि दिल को सुकून मिलता है मेरी अजान से, ये देश सुरक्षित है गीता के ज्ञान से। हमारी तो साझा विरासत रही है, हमेशा से सदियों किरणों से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलजुल के रहते चले आए, चाहे वो दंगे यूपी में हो, चाहे कांग्रेस के राज में जो छोटे बड़े 2 लाख दंगे हों, चाहे वो गुजरात के दंगे हों, यानी सब जगह यह है कि ऊपर मुसलमान रहता था, नीचे हिंदू। तो मुसलमान ने हिंदू से प्याज ली, नमक लिया, दही लिया, दूध घी लिया, ये हम हमेशा से हम मिली जुली हमारी जो है विरासत चली आई है। तो मेरे ख्याल से अब जो भी कुछ हो रहा है, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आगे एक बात को ग्रेजुएट करके मैं बात को खत्म करूंगा। देखिए, अब कहीं से एक मेरे पास व्हाट्सएप आया था, 2-3 व्हाट्सएप आए कि जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, कुछ लोग इसके ताल्लुक से मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक मस्जिद जो है कभी मंदिर नहीं हो सकती, ता कयामत वो मस्जिद रहती है, और वो आसमान में भी मस्जिद रहेगी। वो एक सोच है, लेकिन अब मैं ये कहूंगा कि मस्जिद भी ले लो, और रब्बानी भाई, मस्जिद भी ले लो, मंदिर भी ले लो, इंसान के लहू से मगर अब न खेलो, ठीक है। वो हो चुका है, अदालत ने उसको किया है, उसमें अब झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपस में हमेशा से दे हैव लिव्ड लाइक शुगर एंड मिल्क। जी फिरोज साहब, उत्तर प्रदेश से जो है बहुत सारी खबरें आती हैं, देखिए साहब, और वो उत्तर प्रदेश से ये भी खबर आई अभी कल ही हम देख रहे थे, मेरठ में जो है एक सब्जी बेचने वाले के सीने पे गोली मार दी गई पुलिस ने, और अब उसकी इंक्वायरी होगी, तमाम जो है चीजें हुई हैं। बुलडोजर चलता है तो वो ऐसा कहा जाता है कि वो मजहब देख करके चलता है, चूंकि एक नहीं इसके मतलब दर्जनों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है साहब। तो फिर वो थोड़ा सा मतलब जैसे उन्होंने कहा था ना शिको साहब ने कि भाई वो भरोसा नहीं है, तो वो भरोसा जो है शायद ये जब ऐसी चीजें होती हैं उसकी वजह से भरोसा उठता है। आपको क्या लगता है, मतलब जो है बीजेपी को खाली नारों से काम नहीं चलने वाला, कुछ काम करके यकीन दिलाने के लिए ना कुछ अमल भी करना पड़ता है?
नहीं, रब्बानी साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ नारों से काम नहीं चलता है। ये हमने कांग्रेस का जमाने में भी देख लिया है। आपने देखिए बात करी बुलडोजर की, ठीक है। कहा जाता है कि मकान बनता है बहुत मतलब अरमानों के बाद, बड़ी सदियों के बाद, और उसको जब बुलडोजर चला दिया जाता है सब तहस नहस हो जाता है। वो उसके मैं फेवर में नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई गलत चीज होती है, ठीक है, और उस पर मतलब ये है कि उसको रोकने की बात आती है, तो इस वजह से ये सख्त इकदाम उठाए जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर यूपी सरकार में इस तरह के इकदाम लिए गए हैं, जैसे किसी को, सब्जी वाले को आप बता रहे थे गोली मार दी, बिल्कुल गलत है। गोली किसी को क्यों मारे भाई? हिंदू मुस्लिम से बाहर निकल के हमें इंसानियत के चोले में आना चाहिए, क्योंकि जो हमारे बहुत बड़े हजरत निजामुद्दीन औलिया, और वो भी यही कहा करते थे, अल्लाह बख्शे उन्हें, कि मैं किसी की आंखों में ना हिंदू देखता हूँ ना मुसलमान देखता हूँ, मैं इंसान देखता हूँ। हमारा रहन सहन ही यही है, ठीक है ना। इस्लाम जो फैला है खानकाहों से फैला है, ये तलवार के जोर पे नहीं फैला मुगलों के या सुल्तानों की। तो हम उसी तरीके से रहते चले आए हैं, ऐसे ही हमें रहना होगा। और हम सब जितने भी टीवी पे बैठे हम सब भाई लोग हैं, तो हमें उसी तहरीक से आगे चलना पड़ेगा। और आखिर में एक बात को कह के बात को खत्म करूंगा। अगर योगी ने बुलडोजर चलाया है, अगर योगी ने लाउड स्पीकर हटाए हैं मस्जिदों से, तो मंदिरों से भी हटाए हैं, ठीक है। कई लोग ऐसे अगर सर अभी आपने खबर पढ़ी होगी, उनके लिए सख्त एक्शन उठाए, खबर पढ़ी होगी, मध्य प्रदेश से वो खबर आई थी कि किस तरीके से कुछ पिछले दिनों जब शिवराज सिंह चौहान की वहां पर हुकूमत थी, एक शोभा यात्रा निकल रही थी, किसी बच्चे ने जो है नाबालिग था वो, उसने कुछ ऐसी खबर थी कि वो उसने थूका ऊपर से। अब वो गवाह भी मुकर गया और वो खबर भी झूठी निकली, मगर घर गिरा दिया गया। तो बाद में जो है वो क्या होगा जब घर उसका टूट गया, और बाद में तो ये सब चीजें हैं। और मुझे लगता है कि वो जो नवेद साहब ने कहा था वो वही दर्द था उनका। ठीक है गौरव चाचा साहब, मैं आपके पास आऊंगा। ये जो मोदी भाईजान है, शुक्रिया मोदी भाईजान, और पसमानदा पॉलिटिक्स है उत्तर प्रदेश की, मुस्लिम पसमानदाओं को जो एक तरीके से रागिब करने की कोशिश है या अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश है बीजेपी की, ये इससे बड़ा नुकसान किसको होने वाला है? अगर होगा, मुझे लगता है कि फिर वो तो समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ी बेचैनी की खबर है। क्या लगता है आपको, किस तरीके से जो मुस्लिम खवातीन है, चूंकि उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं, उस सियासत को आप देखते हैं, क्या वो जो मतलब 2022 के जो असेंबली इंतखाबात थे उसमें जो एक कनेक्शन दिखा था, बड़ी मतलब मजेदार वाला कनेक्शन था वो, मतलब समाजवादी पार्टी के लिए, और बीएसपी को सिर्फ एक सीट मिली थी और बहन जी ने बड़ी नाराजगी का इजहार भी किया था, वो कनेक्शन आपको क्या टूटता हुआ दिख रहा है शुक्रिया मोदी भाईजान के जरिए? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रदेश का मुसलमान अवेयर हो चुका है, उनको सब पता है, उन्होंने देख रखा है माननीय आजम खान साहब के साथ क्या किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कैसे कैसे मुकदमे नहीं लगाए, मुर्गी चोरी, किताब चोरी, बकरी चोरी, आज उनका पूरे परिवार का उत्पीड़न कर रहे हैं, सबको जेल में डाल दिया। हमारे एक विधायक इरफान सोलंकी कानपुर के, उनको जेल में डाल दिया सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है। मुसलमान भाई बहन ये पहचान चुके हैं, समझ चुके हैं, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करती है। जब चुनाव आता है तो मीठी मीठी चुपड़ी जुमले दे के वोट लेने का कार्य करते हैं। सरकार में आते ही इनका उत्पीड़न शोषण शुरू कर दिया जाता है। कैसे आजम खान साहब के चुनाव में, जब जैसे ही रामपुर में अभी लोकसभा चुनाव हुआ था, उप चुनाव हुआ था, सुबह 4-5 बजे पूरा प्रशासन शासन लाठी डंडे लेके मुसलमानों के घर पहुंच गया था। किसी को घर से बाहर नहीं निकलने दिया, वोट डालने नहीं दिया गया। डिवाइड एंड रूल की राजनीति हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान भारतीय जनता पार्टी करती है। इस बार जनता पहचान चुकी है, मन बना चुकी है। 2024 के चुनाव में इनको पता लग जाएगा, ये 14 में आए थे जैसे, वैसे ही 24 में चले जाएंगे। हाँ गौरव जान साहब, एक बड़ी बात जो है वो अभी 2 दिन पहले ही देखने को मिली थी उत्तर प्रदेश में, और जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश का जिक्र बार बार इसलिए होता है क्योंकि ये बताने की जरूरत नहीं है कि देश का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, देश का लोकसभा सीटों के लिहाज से वो सबसे बड़ा जो है सूबा है, और जाहिर तौर पर जब इतना बड़ा सूबा होगा तो वो उसका असर दिल्ली तक तो होगा ही होगा, और दिल्ली फतेह करने की ही ये तमाम जद्दोजहद है, तमाम कोशिशें हैं। मायावती जो है वो इनकार कर चुकी हैं। यानी अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से जो है वो छिटका हुआ है दलित वोटर्स भी और मुस्लिम वोट भी, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है मतलब कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में। तो किस तरीके से वो यात्रा तो जो है आएगी, जाहिर तौर पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचेगी वो, मगर वो न्याय यात्रा पहुंचेगी क्या समाजवादी पार्टी के साथ? हमने देखा पिछले दिनों 1-2 दिन पहले ही जो है वो चला है सीट शेयरिंग का मसला, वो सुलझ जाएगा, मगर ये मुस्लिम वोटर्स जो है वो अभी भी उलझे हुए हैं कि जाएं तो कहां जाएं, मायावती की तरफ जाएं, मोदी भाईजान की तरफ जाएं, या फिर जो है वो कांग्रेस और समाजवादी की तरफ जाएं।
जी देखिए, सबसे पहले तो इंडिया अलायंस में जितने जी। भी घटक दल हैं, उनमें से कोई भी घटक दल ये नहीं बोलता कि हमें सिर्फ हिंदुओं के वोट चाहिए या मुसलमानों के वोट चाहिए, या सिर्फ हम हिंदुओं के वोट से सरकार बना लेंगे, या सिर्फ मुसलमानों के वोट से इंडिया सरकार गठबंधन बना को अपने साथ में लेके एनर्जी अपना के मुसलमान भाइयों का, सभी का, पिछले दलित अल्पसंख्यक मुसलमान और आधी आबादी, गौरव जैन सभी को का सुन लिया वोट। जाए। जी जी। हाँ हाँ, तो लेकिन भाजपा के जितने नेता हैं उनके आप तमाम बयान सुनेंगे तो वो इस बयान इस तरीके से बोलते हैं कि हमें ना मुसलमानों का वोट चाहिए, ना हमें इस फला जात का वोट चाहिए, ना कुछ चाहिए, हम अपने दम पे बना लेंगे। तो एक तरीके से आप देखिए, जब पिछले ये यूपी विधानसभा के चुनाव हुए थे, कितने लोगों को उन्होंने टिकट बांटा था? एक भी इनका मुस्लिम एमपी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है। एमएलसी बना के ये यहाँ पे हज कमेटी के लिए वहां पर लोगों को बनाते हैं, जो भी इनके साथ में लोग होते हैं कुछ चुनिंदा। तो ये कहना कि कांग्रेस को क्या लाभ होगा या सपा को क्या लाभ होगा, इससे ज्यादा आप ये समझिए कि नुकसान किनको होगा। भाजपा के जो लोग हैं वो खुले तौर पे बोलते हैं कि जो ना बोले जय श्री राम भेज दो उसको कब्रिस्तान। और ये इनके जो बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, जो अच्छे अच्छे पदों पर हैं, जो ऊंचे दर्जे पे यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई मंत्री है, कोई सांसद है, कोई विधायक है, उनकी ये वाणी है। तो ये दिखाने के लिए मुखौटा कोई भी कर लें, कभी बोहरा समाज के वहां पर मस्जिद में जाएंगे, कभी निजामुद्दीन औलिया जी के लिए चादर भेजेंगे, कभी अजमेर में चादर भेजेंगे, लेकिन इनकी जो मंशा है वो खुले तौर पर सबके साथ है। और आप समझिए कि होता क्या है कि ये दो तरीके के फेस बनाते हैं। एक मोदी जी को दिखा रहे हैं कि ये थोड़ा सा लिबरल हैं, वो हैं। वहीं आप जो इनके अगर आप इनके ट्विटर सोशल मीडिया हैंडलों को देखेंगे तो उस पर आप देखेंगे तमाम तरीके से क्या क्या बेहूदी बातें चलाई जाती ठीक है, हैं, कम्युनिटी मुल्क के को खिलाफ। तोड़ने वाली बातें चलाई ठीक है। जाती हैं, फिरका परस्त बातें चलाई जाती है। नवेद शिको साहब, ये जो बातें कही हैं, अगर हम 2022 के असेंबली इंतखाबात का जिक्र करें तो एक बड़ी बात कही थी, बहुत छोटी सी लाइन थी वो, जो है योगी साहब की, योगी आदित्यनाथ की। उन्होंने कहा था कि ये जो इलेक्शन है ये 20 वर्सेस 80% का इलेक्शन है, 20 वर्सेस 80, एक तरफ 80 है, एक तरफ 20 है। हालांकि जब उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने जवाब जो है वो मतलब एक तरीके से उलझा करके दिए, या मतलब क्लियर उस पर नहीं कहा, मगर वो एक मैसेज था क्लियर कि ये 20% वर्सेस 80% का है, यानी हिंदू और मुसलमानों के बीच का इलेक्शन है। एक तरफ तो ये बयान है, एक तरफ जो है वो शुक्रिया मोदी भाईजान है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास भी है, पर वो कई बार होते हुए नहीं दिखते हैं। जैसे जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है उसकी बहुत सारी स्कीम्स है वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जो है बंद की जा रही है। 2022 के जो असेंबली इंतखाबात थे उसमें कोई टिकट उत्तर प्रदेश में नहीं दिया गया, कर्नाटक में नहीं दिया गया, 5 सूबों में अभी इलेक्शन हुए, ना राजस्थान में, ना मध्य प्रदेश में, ना जो है छत्तीसगढ़ में, ना ही तेलंगाना में। दे सकते थे, तेलंगाना में तो कम से कम नाम के लिए दे ही सकते थे, वहां भी नहीं दिया गया। तो ये थोड़ा सा कहीं आपको लगता है, चूंकि आपने पहले ही कहा था कि ये जो है कॉम्बिनेशन बड़ा मतलब अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन है और ये यकीन नहीं बन रहा, और यकीन नहीं बनने की वजूहात भी है। वजूहात जो है वो खुद पार्टी भी देती है, ऐसा नहीं कि कम्युनिटी इसमें जिम्मेदार है, कम्युनिटी ने जो है वो मुंह मोड़ रखा है, बिल्कुल नहीं, इनकी तरफ नहीं देखेंगे। वजह जो है वो खुद पार्टी भी देती है। जी बिल्कुल, देखिए दोहरी नीति, दोहरा चरित्र और द्विअर्थी बातें इस सियासत का एक हिस्सा है। जी, सियासत दो चालों से चलती है, जहां उसका फायदा होता है जी, वो उस चाल चलती है, दूसरी तरफ जहां फायदा होता है वो दूसरी चाल चलती है। तो ये तो एक स्टैंड हो गया जो आपने बात कही, एक तरफ तो 80-20 की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हम मुसलमान हमारे ऊपर। ये सियासत लगभग बीजेपी नहीं सारे दल करते हैं अपने अपने फायदे के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि सियासत में गंदगी ज्यादा है, स्वार्थ ज्यादा है, खुदगर्जी ज्यादा है, और इसके बिना सियासत की गाड़ी चल नहीं। दो पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है जो आपकी डिबेट से निकल के आए हैं। एक तो ये कि मुसलमान क्या सचमुच बीजेपी को कुछ वोट देता है, क्या नहीं देता है। तो एक एग्जाम्पल हम सामने रखते हैं, इसके दो पहलू हैं, दोनों पहलुओं में जिस पहलू पर भी आप भरोसा करिए तो समझ लीजिए। एक तो रामपुर के इलेक्शन में बीजेपी जीत जाती है, 50% से ज्यादा मुसलमान है, तो आप मान लीजिए कि भाई मुसलमानों का रुख जो है बीजेपी की तरफ बढ़ा। रामपुर में जहां पर बिल्कुल, मैं एक और एग्जांपल राजस्थान का दूंगा आपको। राजस्थान की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से जाहिदा खान खड़ी थी, कामा, वहां पर जो है वो 50% से अच्छी खासी, मतलब एग्जैक्ट मुझे इस वक्त याद नहीं, मगर वो अच्छी खासी तादाद है, 50% से तो बहुत ज्यादा है मुस्लिम वहां पर भी बीजेपी जीतती है और वो हार जाती है, तो वोट भी डिवाइड हुए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अक्सर देखने को मिलते हैं।
हाँ, मैं उसको बात को पूरा कर लूं तो एक तो ये पहलू हो गया। हाँ। इस पहलू को अगर आप मानिएगा तो ये मान लीजिए ये बात सही साबित हो जाएगी आपकी कि हाँ शुरुआत हो गई है बीजेपी की तरफ। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है जी। कि वो इलेक्शन फेयर नहीं था। इल्जाम लगाए जाते हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी इल्जाम लगाती है और कहा यह जाता है कि देखिए ईवीएम पर सवाल तो मैं तो नहीं उठाता हूं और बहुत सारे लोग नहीं उठाते हैं क्योंकि उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं और उसकी बाकायदा, लेकिन इस बात को कुछ लोगों को मानना पड़ेगा कि इलेक्शन में वोट देने के लिए जो जनता होती है वो पूरी तरह से अवेयर नहीं होती है, पूरी तरह से जागरूक, पढ़ी लिखी और उसके तकनीकी पक्षों को नहीं समझ पाती है। प्रशासन और सरकार और आयोग कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा वोट लोग दें, उनका वोटर लिस्ट में नाम हो, वो ज्यादा से ज्यादा निकले और वो लोकतंत्र के संदर्भ को इस पूरी तरीके से अपना अधिकार, अपना कर्तव्य निभाए। लेकिन कहा यह जाता है कि कुछ जगह पर बेईमानी कुछ इस तरह से होती है कि हमारा वोटर और तुम्हारा वोटर, जो तुम्हारा वोटर है तकनीकी तौर से हम उसको अपाहज कर देंगे कि वो वोट दे ही नहीं पाएगा, और हमारा जो वोटर है उसको पंख लगा देंगे कि वो 100% वोट दे। ये इल्जाम लगाए जाते हैं, इसके कोई सबूत नहीं है और ना मैं कह सकता हूं। ये खासतौर से समाजवादी पार्टी ने रामपुर जैसे क्षेत्र में इस तरह के इल्जाम लगाए थे कि साहब जो वोटर बीजेपी को वोट नहीं देता, ये देखिए ये बात तो सही है कि पता तो चल जाता है कि हमारा वोटर कौन है और हमारे खिलाफ वोटर कौन है। एडमिनिस्ट्रेशन ये तय करता है कि किसका नाम बाकायदा हो, छूटे नहीं, और ये तय करता है कि लापरवाही में इसका नाम कहीं गायब कर दो, वहां पर इतनी सख्ती कर दो कि वोट। ये सारी चीजें हम लोग जब चुनाव कवर करते हैं तो हम लोग को ये सारी बातें नजर आती हैं। तो रामपुर का एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि ये हो सकता है किया गया हो इस बात की दलील देने के लिए कि मुसलमान भी बीजेपी के साथ है। बात एक सीट की नहीं थी, ये इस बात की एक मिसाल बन गया कि मुसलमान भी आ रहा है। एक चीज बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी कामयाबी बीजेपी की। अगर ये बात सही है कि मुसलमान आया है तो ईमानदारी से वो चुनाव हुआ और ये उसने साबित बीजेपी ने कर दिया कि 50% से ज्यादा जो है वहां पर मुसलमान है और वो हमने सीट जीत ली। दूसरा पहलू यह है कि बीजेपी ने खेल कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे वो इस पर इल्जाम लगाती है कांग्रेस भी, बीजेपी भी और दूसरी पार्टी अभी समाजवादी भी, सॉरी वो तमाम। एक चीज मैं कह दूं, इसी से जुड़ी हुई मैं एक किस्सा छोटा सा बताता हूं, मेरे से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इस वक्त की मैं माफी चाहूंगा सर, मैं जोड़ूंगा वापस, इसी यहीं से शुरू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है यहाँ पर और यहीं से शुरुआत करेंगे। जो नवेद साहब कह रहे हैं उस बात को हम कंटिन्यू करेंगे, मगर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत छोटा ब्रेक होगा ये, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप भी बने रहिए हमारे साथ। भारत की 4 अहम रियासतें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, दक्षिण भारत देखें और 4 रियासतों की खबरों से बाखबर हो जाएं। बेबाक मुनसिफ में एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं ये खास प्रोग्राम और बात हो रही है उत्तर प्रदेश की उस मुहिम की जिसमें बीजेपी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है वो शुक्रिया मोदी भाईजान की एक मुहिम चला रहा है। मुस्लिम खवातीन भी उसमें जुड़ रही है, खासतौर से मुस्लिम खवातीन की तरफ से ही वो चलाया जा रहा है जो बीजेपी से जुड़ी हुई है, माइनॉरिटी मोर्चा की तरफ से। मगर उसके अलावा भी बहुत सारी जो है वहां पर रैलीज निकल रही हैं या फिर जो है यात्राएं निकाली जा रही हैं। आज समाजवादी पार्टी ने शुरू की है पीडीए यात्रा। तो जाहिर तौर पर ये चूंकि मुल्क जो है वो इलेक्शन मोड पर आ गया है, सियासी पार्टियां भी अपनी अपनी तरफ से कोशिश करें कि कैसे भले ही छोटे छोटे चंक हों उनको कैसे पार्टी की तरफ जोड़ा जाए। और नवेद शिको साहब, चूंकि ब्रेक में जाने से पहले आप बताना चाह रहे थे तो पहले मैं यही कहूंगा कि भाई जो आप कह रहे थे उससे पहले उसको कंटिन्यू करें ताकि पूरी बात आपकी हो जाए। फिर मैं आऊंगा अमील शमसी साहब के पास। जी, आपके जो मौजू है उसके मुतालिक मुझे अपना एक किस्सा याद आ रहा है। 9-10 बरस पहले जी संघ के बड़े ओहदेदारों ने लखनऊ के कुछ मुस्लिम सहाफियों को बुलाया जी, उनके साथ उनकी मीटिंग थी, बड़ी पर्सनल हम लोग की बातें हुई और उन्होंने एक चीज कही जो बताई जो बहुत कुछ चीजें वाज़ेह करती है। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज वोट नहीं देता है। अमील शमसी साहब, मैं आपके पास आऊंगा चूंकि शायद कुछ टेक्निकल इशू है। क्या कहेंगे ये जो शुक्रिया मोदी भाईजान की मुहिम चल रही है और जगह जगह जो है आप जा रहे हैं मुस्लिम खवातीन के बीच और मुस्लिम खवातीन शुक्रिया अदा कर रही हैं, तो ये एक नई तरह की जो है कि ये कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश है, एक नई तरह की मुहिम है ये। लोग कह रहे हैं कि एक तरफ तो जो है वो योगी साहब वो बुलडोजर चला देते हैं ये देख के कि ये किसका घर है नाम देख करके, दूसरी तरफ जो है वो शुक्रिया मोदी भाईजान हो रहा है।
तो ये समझ में नहीं आ रहा मुस्लिम वोटर्स के भी और मुस्लिम समाज के भी और आम लोगों के भी। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पर ये कहा कि वो ये देख करके बुलडोजर चला देते हैं कि किसका घर है। वो बिल्कुल ये देख करके चलाते हैं बुलडोजर के किसका घर है। वो ये देख करके चलाते हैं कि ये क्रिमिनल का घर है या नहीं है, ये अपराधी का घर है या नहीं है, ये मुजरिम का घर है या नहीं है। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उस समय 2014 में उन्होंने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ सबका विकास वही है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती हैं वो बगैर भेदभाव के, बगैर वोट बैंक की राजनीति किए, बगैर वोट बैंक के छिटकने के डर के हर वर्ग को, हर जरूरतमंद को, हर हकदार को पहुंचे, इसका संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वो मुस्लिम महिलाएं जिनके अधिकारों को दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, वो अपने उस भाई का शुक्रिया अदा करती हैं जो देश की सर्वोच्च गद्दी पर बैठा है, जिसने इस बात की चिंता की कि तीन तलाक से हमारी मुस्लिम महिलाओं को कितनी प्रताड़ना, कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, जिसने इस बात की चिंता की कि चूल्हे में जो चूल्हे के धुएं से जिस तरह से महिलाएं दिन भर जूझा करती थी, उनको उज्ज्वला योजना पहुंचाई जाए। लोगों को छत देने का काम जिस प्रधानमंत्री ने किया, आपने हमेशा सुना होगा, आजादी के बाद से हमेशा ये नारा था कि वो साहब रोटी कपड़ा और मकान। आज तक कांग्रेस जो है वो इस बात को नहीं कर पाई थी, लेकिन लोगों को छत देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। इन सारे कामों का शुक्रिया अदा करने के लिए हमारी मुस्लिम बहनें आगे आई और उन्होंने जो है वो इस तरह के उनके प्रोत्साहन पर ही भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये वही महिलाएं हैं कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभ। ठीक है, नहीं असल में वो बहुत सारी बातें जो है हो रही थी, आप थोड़ा देर से जुड़े, आपसे भी हम बात करना चाह रहे थे और वो सवाल ये भी हो रहा था कि भाई बात का शुक्रिया अदा कर रही हैं, अपने मोदी भाईजान का शुक्रिया अदा कर रही हैं कि उन्होंने जो है उनके लिए ये तमाम योजनाएं बनाई हैं, उनको 3 तलाक जैसी प्रताड़ना से आजादी दिलाई है, उनके शक्तिकरण की, उनकी सुरक्षा की, उनके अधिकारों की बात। हाँ, चूंकि बहुत सारी बातें हुई थी आपसे पहले, थोड़ा लेट आप जुड़े हैं, बात ये भी हुई थी कि टिकट नहीं दिए गए 2022 के इलेक्शन में। 2017 में एक टिकट दिया गया था, वो हार गए थे, मगर 2022 में जो है असेंबली इंतखाबात के लिए कोई टिकट नहीं दिया गया और जो अभी 5 सूबों में हुए वहां पर भी नहीं दिए गए, कर्नाटक में नहीं दिया गया। ठीक है साहब, कहीं जगह MLC बना करके जो है आप वजीर बना देते हैं, वो ठीक है, वो एक है मसला, मगर ये भी है कि बहुत सारी स्कीमें हैं मरकजी हुकूमत की तरफ से जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसकी बंद की जा रही हैं। तो एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ वही सवाल कि भाई दूसरी तरफ आप मोदी भाईजान शुक्रिया, तो शुक्रिया किस बात का? आप हुकूक की पामाली कर रहे हैं, ऐसा जो है आपके ऊपर इल्जाम लगता है, फिर शुक्रिया किस बात का? हम पर ये इल्जाम कौन लगाता है? हम पर ये इल्जाम वो लगाते हैं जिन्हीं ने मुस्लिम समाज को भारतीय जनता पार्टी से डरा करके दूर रखा, जिन्हीं ने मुस्लिम समाज का वोट हासिल किया मगर कभी भी उनके विकास की बात नहीं की। उनको सिर्फ और सिर्फ ये कह के डराया जाता था कि देखो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो तुम्हारा नुकसान कर देगी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो तुम्हारी सुरक्षा को लेकर खतरा हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो तुम्हारे जो है वो धार्मिक आजादियां छीन ली जाएंगी। ये तमाम चीजों से डरा करके मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से दूर रखने का काम ऐसे तथाकथित सेक्युलर दल करते थे। ठीक है, इनके इसी छल में से जो है वो मुसलमानों को जोड़ करके मुसलमानों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ताकि अब इनके जो ये धोखे भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों के दिलों में पैदा कर देते थे, जो भ्रम पैदा कर देते थे, वो खत्म। दूसरी बात आपने कही टिकट की, देखिए टिकट जो है वो उस आधार पर दिया जाता है कि कैंडिडेट जीतने वाले हों या ना हो। जो जहां पर कैंडिडेट जीतने वाले होते हैं वहां पर जो है टिकट भी देने की बात की जाती है। चलिए, चूंकि वक्त की कमी है, देखा जाता है आज भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में आप आ जाइए तो विधान परिषद में सबसे ज्यादा मुस्लिम MLC भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप आइए, राज्यसभा सांसद मुसलमान भारतीय जनता पार्टी ने दिए। भारतीय जनता क्या एक है? अभी तो एक है, पहले 3 थे, अब हटा, वो सब रिटायर हो गए तो सिर्फ एक है अभी, गुलाम अली खटाना जम्मू से। ठीक है, ठीक है गौरव जैन जी, चूंकि वक्त की कमी है, क्या फाइनल कमेंट होंगे आपके गौरव जैन साहब? जी देखिए, भाजपा क्या करती है, सिर्फ नाम बदलती है, चाहे वो शहरों के नाम हो, जगहों के नाम हो या योजनाओं के नाम हो। और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, समझिए ट्रिपल तलाक का जजमेंट था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2017 को दिया था, उसमें नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी का कोई मतलब नहीं था। इसी प्रकार से राम मंदिर का जजमेंट है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया।
लेकिन किस तरीके से अपनी योजनाओं को या दूसरे के श्रेय को अपना बताना, ये भाजपा से सीखे। बाकी इन्होंने बात करी पीएम आवास की, तो वो इंदिरा आवास का नाम उन्होंने बदला। उज्ज्वला योजना पहले से कांग्रेस चला रही थी। तो बीजेपी का सिर्फ एक ही काम है और एक ही मकसद है, लोगों से झूठ बोले और नाम बदलें। अभी शहरों के बदलते हैं, योजनाओं को बदलते हैं और वही उनका काम है। गौरव चर्चा साहब, क्या फाइनल कमेंट होंगे? मैंने पहले ही कहा था भाईजान वर्सेस पीडीए है, क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ जो है आपको लग रहा है असरअंदाज चीजें होने वाली हैं उत्तर प्रदेश की सियासत पर? देखिए, पीडीए में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई आदि आबादी सब इन्वॉल्व है, सब समाजवादी पार्टी के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। इसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी की घबराहट शुरू हो गई और ये चोचला जो ड्रामा ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इनकी कुछ नहीं चलेगी। जनता पहचान चुकी, मन बना चुकी है। जिस प्रकार ये 14 में आए थे, 24 में उससे बुरी तरह से हार की जाएगी। जी, क्या फाइनल? हाँ अमिल साहब, फाइनल कमेंट आपके। देखिए, इन्हीं ने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी से जो है वो घबरा रही। मैं बताना चाहता हूं, देखिए घबराहट उनमें देखने को मिल रही है कि जो एक दूसरे के मंचों से एक दूसरे को भला बुरा कहते नहीं सकते थे, आज एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। घबराहट उनके चेहरों पे साफ दिखाई देती है। भारत की जनता संपूर्ण रूप से ये निर्णय ले चुकी है। 2014 में ओपी राजभर जी ने कितनी गालियां दी भारतीय जनता पार्टी को, आज उनको आपने अपनी गोदी में बिठा लिया। किस लिए बिठाया ओपी राजभर जी को? इस बात का निर्णय ठीक है। सियासत में ये आया राम गया राम चलता रहता है। पॉलिटिकल पार्टियों में जो कहा जाता है अक्सर सियासत में कि ना कोई परमानेंट दुश्मन है ना कोई परमानेंट दोस्त है, तो जाहिर तौर पर ये सब चलता रहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम लोग आए। मगर यूपी की जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी अहम रहने वाली है और जाहिर तौर पर जो मुस्लिम तबका है उसके लिए भी ये खास रहेगी, क्योंकि जो खवातीन हैं वो शुक्रिया मोदी भाईजान चला रही हैं, उनकी एक तरीके से शुक्रिया अदा कर रही हैं, मगर कन्फ्यूज़न भी है बहुत ज़्यादा कि किस बात का शुक्रिया। जाहिर तौर पर ये फैसला जो है आने वाले वक्त में ही होगा और इन यात्राओं का, ये जो मुहिम चलाई जा रही है, यात्राएं चलाई जा रही है, कितना असर होगा इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आपने प्रोग्राम देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।